नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं महर्षि त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित नलचंपू का जो प्रथम उच्छ्वास है। और सबसे पहले जो हम इनका जो जीवन परिचय है और इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं उनको जो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और त्रिविक्रम भट्ट जो है, इनका जो जीवन परिचय एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है जीवन परिचय कवियों के पूछ लिए जाते हैं। इनसे पहले भी जो हमारे द्वारा कवियों के परिचय कराए गए थे, और अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जो आपको अभी तक के जितने भी कवि हैं उनके सभी के जीवन परिचय वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है ये त्रिविक्रम भट्ट का जो जीवन परिचय है इस पर रहेगी, और ये जो त्रिविक्रम भट्ट का जो जीवन परिचय आपके सभी एग्ज़ामों में ये काम आएगा। चाहे जैसे कि EMRS जो है इसमें वैकेंसी निकली हुई है, क्योंकि उसमें भी जो इनका जो प्रथम जो उच्छ्वास है नलचंपू का वो आया हुआ है आपके सिलेबस में। इससे पहले हमने कादम्बरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किए थे, और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसी के अनुसार जो है हम यहाँ पर जो क्वेश्चन जो उनको कर रहे हैं। तो त्रिविक्रम भट्ट का जीवन परिचय जो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो त्रिविक्रम भट्ट जैन के द्वारा रचित है नलचंपू, जो है चंपू साहित्य का आदि ग्रंथ माना गया है। त्रिविक्रम भट्ट ने नलचंपू के प्रारंभ में अपना संक्षिप्त जो वंश परिचय दिया है। इनका जो प्रख्यात नाम यमुना त्रिविक्रम था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका जो प्रसिद्ध नाम क्या था, तो ये था त्रिविक्रम, नाम यमुना त्रिविक्रम था। इनका जो जन्म है ये सांडिल्य गोत्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जो पूर्वज है ये सांग, वेद अध्ययी, सूची, सत्यवक्ता, यज्ञनिष्ठ एवं अर्चनीय आचार वाले थे। वे महाभारत की कथा पढ़ा करते हैं, किंतु जो त्रिविक्रम भट्ट है उनको राज्याश्रय में रहना रुचिकर नहीं था। इनके जो पितामह हैं, पिता के पितामह, तो इनका नाम था श्रीधर, और श्रीधर के पुत्र देव आदित्य या नेमादित्य थे। एवं इनके पुत्र है फिर आगे त्रिविक्रम भट्ट। तो कहने का मतलब है जो त्रिविक्रम भट्ट इनके पिता तो है ये देवादित्य या नेमादित्य आप कह सकते हैं, और इनके पिता है फिर आगे ये श्रीधर। तो इनका क्या संबंध होगा? त्रिविक्रम भट्ट के बाबा। इन्होंने अपनी माता का नाम नहीं लिखा है, तो इनकी माता जो है इनके बारे में कुछ यहाँ पर वर्णन इसमें नहीं हुआ है। नलचंपू जो है इसमें लिखा है कि जाड्य पात्रम त्रिविक्रम है मंदधि। तो नलचंपू में आगे पुनः कहा गया है कि जानाति ही पुनः सम्यक कवि एवं कवि सर्व है। तो इससे जो हमें यहाँ पर ये ज्ञात होता है कि ये बाल्यकाल में कैसे थे, मंद बुद्धि के थे। इन्होंने कठिन परिश्रम करके जो विद्वता है ये प्राप्त की थी, और इनके विषय में एक जो किंवदंती है ये भी प्रसिद्ध है कि इनके पिता नेमादित्य किसी राजा के सभा पंडित थे। एक बार किसी कार्य से इनके पिता देशांतर को गए हुए थे, तभी कोई दिग्विजय का अभिलाषी पंडित राजसभा में आया, और उसने राजा से निवेदन किया कि अपने किसी पंडित से मेरा शास्त्रार्थ कराएं, नहीं तो मुझे विजय पत्र दीजिए। राजा ने शास्त्रार्थ के लिए नेमादित्य को बुलाने के लिए उसके घर दूत भेजा। नेमादित्य को अनुपस्थित देख दूत ने उसके पुत्र त्रिविक्रम को ही शास्त्रार्थ के लिए चलने के लिए कहा। वह अपने को महामूर्ख देख संकट में पड़ गया और लाज बचाने के लिए सरस्वती की आराधना करने लगी। तब सरस्वती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि जब तक तेरे पिता नहीं लौटते तब तक मैं तेरे मुख में निवास करूँगी। तब राजसभा में पहुंचकर उसने प्रतिपक्षी पंडित से शास्त्रार्थ करके उसे प्राप्त किया। फिर उसने सोचा कि जब तक मेरे पिता नहीं लौटते तब तक सरस्वती मेरे मुख में वास कर रही है, तो क्यों ना मैं इतनी देर में काव्य की रचना कर लूं।
और यही सोचकर उसने नल चंपू लिखना आरंभ कर दिया। जब तक कथा सप्तम उच्छ्वास तक ही पहुंची थी कि पिता के वापिस आ जाने से काव्य अपूर्ण रह गया। कवि ने नल चंपू काव्य में अपने पिता के गुणों की प्रशंसा करते हुए अपने आप को जाड्यपात्र तथा मंद ही कहा है। जाड्यपात्रम त्रिविक्रम है। और आगे यह भी कहा गया है कि जानाति ही पुनः सम्यक कवि एवं कविशर्म है। उनका ऐसा कहना वास्तव में उनका जो विनय प्रदर्शन ही है, जैसा कि महर्षि कालिदास ने रघुवंश में कहा था। तो वहाँ पर भी एक ये श्लोक आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कब सूर्य प्रभो वंश कब चाल पिशा मत ही मंदह कवि ऐसा पार्थी गमिष्यामि उपास्यताम। तो ये रघुवंश में श्लोक है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो रघुवंश में से महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। तो ये तो है इनके जीवन के बारे में। आगे आ जाता है इनका समय, त्रिविक्रम भट्ट का समय। त्रिविक्रम भट्ट का जो काल है ये अंधकार में नहीं है। नल चंपू के प्रथम उच्छ्वास में पुरातन कवियों के प्रसंग में उन्होंने कादम्बरी के रचयिता महर्षि बाण भट्ट को स्मरण किया है। इसलिए इनका समय जो है 600 ईस्वी से पूर्व नहीं हो सकता। और जो राजा भोज है, इन्होंने सरस्वती कंठाभरण में नल चंपू का एक श्लोक उद्धृत किया है। तो इसलिए ये भोजराज जो है 11वीं सदी ईस्वी के बाद के नहीं हैं। ये राष्ट्रकूट वंशी इंद्रराज तृतीय के आश्रित कवि थे और राष्ट्रकूट राजाओं की राजधानी थी मान्यखेट। और उनका जो है 915 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें इंद्रराज और त्रिविक्रम का उल्लेख हुआ है। तो इससे हमें यह भी ज्ञात होता है कि ये इंद्रराज तृतीय की राज्यसभा के रतन थे। और यह भी स्पष्ट होता है कि इनका समय 915 ईस्वी के लगभग रहा होगा। तो इस प्रकार से जो इनका समय 915 ईस्वी के आसपास का माना गया है। तो ये तो है यहाँ पर इनका समय। उसके बाद आ जाता है त्रिविक्रम भट्ट का जो व्यक्तित्व, संस्कृत साहित्य में उनका क्या महत्व रहा है। जिस प्रकार कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई थी, महर्षि कालिदास को किस लिए जाना जाता है? दीपशिखा के लिए। जैसे भारवी को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है, दंडी को पदलालित्य के लिए जाना जाता है। और महर्षि जो माघ हैं उनके अंदर जो है कालिदास के, जैसे कालिदास है उनको उपमा के लिए जाना जाता है, उपमा कालिदास, दंडी पदलालित्य, भारवी अर्थगौरव। तो जो महर्षि माघ है उसके अंतर्गत ये तीनों गुण पाए गए हैं इन तीनों कवियों के। तो भारवी को आत्मपत्र कवि कहा गया है, जैसे माघ को घंटा कवि कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे जाते हैं कि कालिदास को कौन सी उपाधि मिली थी, तो ये दीपशिखा कालिदास की उपाधि मिली थी। रघुवंश में एक जो श्लोक आया था उसके आधार पर यह दीपशिखा वाला। और जो भारवी है इनको कहा गया आत्मपत्र भारवी, आत्मपत्र कवि। माघ को घंटा माघ कहा गया है, कवि नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं। उसी प्रकार जो त्रिविक्रम भट्ट है ये यमुना त्रिविक्रम के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। किस नाम से? यमुना त्रिविक्रम। क्योंकि प्रभात वर्णन के एक श्लोक में यह भाव प्रकट किया गया है कि उदयाचल पर प्राची प्रभा का प्रकाश तथा अस्ताचल के शिखर पर अंधकार छा जाने पर आकाश के बीचों बीच प्रकाश अंधकार का ऐसा मिश्रण हो रहा है, मानो गंगा यमुना का संगम हो रहा हो। तो इस कल्पना की रमणीयता से मुक्त होकर सहृदय जनों ने इनकी आख्या नाम से इनको विभूषित किया था। तो आख्या नाम से ये विभूषित कर दिए गए थे। किस कारण से? उदयाचल पर प्राची प्रभा का प्रकाश और अस्ताचल पर शिखर पर अंधकार छा जाने पर आकाश के बीचों बीच प्रकाश अंधकार का सम्मिश्रण हो रहा है, मानो गंगा यमुना का संगम हो रहा हो। तो इस प्रकार की इनके द्वारा कल्पना जाए दिखाई गई थी मधुरता। तो रमणे से मुग्ध होकर जो सहृदय जन थे उन्होंने इसे आख्या नाम से विभूषित किया था, अलंकृत किया था। नेक्स्ट आ जाता है जो त्रिविक्रम भट्ट है इनकी कृतियाँ।
तो इनकी केवल 2 ही कृतियाँ प्रसिद्ध हैं, नल चंपू काव्य और मदालसा चंपू। ये 2 इनके द्वारा चंपू लिखे गए हैं, नल और मदालसा चंपू। और इन 2 चंपू काव्य के अतिरिक्त इनके द्वारा रचित कुछ अभिलेख भी हैं, जिनमें इन्होंने अपने आश्रयदाता इंद्रराज नृपति की प्रशस्ति लिखी है। और जो इनकी रचनाएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले तो नल चंपू है। नल चंपू राजा नल और दमयंती जाओ उनकी कथा है इसमें, तो इनके बारे में देख लेते हैं। नल चंपू काव्य क्या है, ये उच्छ्वासों में है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये नल चंपू किस में है, उच्छ्वासों में है। उच्छ्वासों की संख्या कितनी है, तो ये 7 है। और इसमें नल दमयंती की जो प्रसिद्ध कथा ये वर्णित है। इनकी रचना महाभारत के जो वन पर्व के नल उपाख्यान के आधार पर की गई है। अब ये भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि जो नल दमयंती की जो कथा है ये कहाँ से ली गई है, महाभारत से। महाभारत भी क्योंकि पर्वों में है, तो कौन से पर्व से है, तो ये वन पर्व से है। और वन पर्व के अंतर्गत भी जो नल उपाख्यान है उस पर आधारित है। और यह जो ग्रंथ है अधूरा है। इसमें देवों का संवाद नल दमयंती के प्रासाद में पहुँचने, प्रासाद मतलब जो महल है, प्रसाद एक खाने वाला होता है, ये प्रासाद महल में पहुँचने और दोनों का साक्षात्कार एवं परस्पर आसक्त होने की कथा इसमें वर्णित है। नल जो चंपू काव्य के प्रथम उच्छ्वास में कवि ने प्रारंभ के कुछ श्लोकों में चंद्रमौली, कवि वाकविलास, कामदेव और सरस्वती के स्त्रोत की वंदना करके सुकवि एवं सज्जनों की प्रशंसा तथा कुकवि एवं खलों की निंदा की है। तो जो अच्छे हैं उनकी प्रशंसा और जो बुरे हैं उनकी क्या है, निंदा की गई है। इसके बाद अपने से पूर्ववर्ती कवि महर्षि वाल्मीकि, व्यास, महर्षि बाणभट्ट और गुणाढ्य आदि कवियों की स्तुति करके अपना संक्षिप्त जो वंश परिचय है ये इनके द्वारा दिया गया है। नल चंपू के जो 7 उच्छ्वास है इनमें अंतिम पद में कवि ने हर चरण सरोज पद का प्रयोग किया है, इसलिए यह चंपू काव्य हर चरण सरोराजंक नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो क्या कवि ने हर चरण सरोज का पद यहाँ पर प्रयोग किया है अंतिम पद में, तो इसी कारण से हर चरण सरोजांक के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। नल चंपू काव्य की कथा वर्णन के कई प्रसंग कवि की कल्पनाएं हैं और इस चंपू काव्य में नल दमयंती की कथा अंत तक नहीं पहुंची है। इनमें नल देवों का दूत बनकर इंद्र के वर से अदृश्य रूप धारण करके कन्या अंतःपुर में दमयंती का साक्षात्कार करता है और नल उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर पुनः पुनः उसी का चिंतन करता हुआ सारी रात बिता देता है। ये ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति जो है किसी सुंदर कन्या को जब पहली बार देखता है और वो उस पर जो है मुग्ध हो जाता है और फिर जो है उसी के सपने जो है कहने का मतलब है वो लेने लग जाता है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर इनके बीच हुआ है। तो नल उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर दमयंती के चिंतन करने लग जाता है और सारा रात जो उनके स्वप्न में ही बिता देता है। यहीं पर काव्य क्या है समाप्त हो जाता है और इस कथा की अपूर्णता के विषय में एक किंवदंती प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख पीछे त्रिविक्रम भट्ट के जीवन वृत्त में किया गया है। तो ये कथा की जो अपूर्णता जो जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था, तो इनके पिता आ जाते हैं तो इस कारण से वो जो है कथा वहीं पर रुक जाती है। तो इस कथा की अपूर्णता हमने पहले जाए पढ़ ली है जिसके कारण यहाँ पर किंवदंती प्रसिद्ध है। तो ये तो जो है यहाँ पर इनके जो नल चंपू है इसके बारे में है। अब जो इनके द्वारा जो दूसरा काव्य जो लिखा गया है मदालसा चंपू, तो यह भी त्रिविक्रम भट्ट की ही रचना है। इसके कोल्यासव और मदालसा इनकी दोनों की प्रेम कथा है। किसकी? कोल्यासव और मदालसा, इन दोनों की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। मदालसा चंपू, कोल्यासव और मदालसा की, जो मार्कंडेय पुराण पर आधारित है और किसमें है? उल्लासों में है। ये बहुत जो एग्जाम में पूछ जाते हैं कि ये उच्च अंकों में है, उल्लासों में है, उच्छ्वासों में है, सर्गों में है।
तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो मदालसा चंपू ये उल्लासों में है। तथा नल चंपू के समान श्लेष प्रचुर तो नहीं है। भाषा सौष्ठव और काव्य कला की दृष्टि से नल चंपू जैसी रमणीयता इसमें प्राप्त नहीं होती। तो भी कथा के आकर्षण आदि के कहानियाँ कृति भी सहृदय श्लाघ्य ही रही है। इनका जो रचना काल है 10वीं शताब्दी का प्रारंभ माना गया है। तो जितनी प्रसिद्ध नल चंपू है उतना जो ये मदालसा चंपू तो नहीं है। उसके बाद आ जाता है जो त्रिविक्रम भट्ट है। इन दोनों रचनाओं के अतिरिक्त कुछ प्रशस्तियों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। तो जैसे यहाँ पर आ जाती है इंद्रराज प्रशस्ति, तो ये इनके द्वारा प्रशस्ति भी लिखी गई है। त्रिविक्रम भट्ट ने अपने आश्रयदाता मान्य खेट अधीश इंद्रराज तृतीय के राज्याभिषेक की प्रशस्ति लिखी थी। तो नाम से भी आप देख सकते हैं इंद्रराज प्रशस्ति। तो कह सकते हैं कि इनके अंडर में काम करते थे या इनके आश्रयदाता जाए इंद्रराज थे। तो त्रिविक्रम भट्ट ने अपने आश्रयदाता मान्य खेट अधीश इंद्रराज तृतीय के राज्याभिषेक की प्रशस्ति लिखी थी, जो ताम्र पत्रों पर लिखी हुई उपलब्ध होती है। क्योंकि जो प्राचीन जो समय था उस समय ये कॉपी अखबार तो डिजिटल तो समय नहीं था, तो उस समय जो है ताम्र पत्थर होते थे, तो उन्हीं पर जो है ये लिपि का काम होता था। तो जो ताम्र पत्रों पर लिखी हुई है, एक ताम्र लेख नवसारी प्रदेश से उपलब्ध हुआ है और एक अभिलेख हत्तीमत्तर धारवाड़ में 916 ईस्वी में लिखा हुआ मिला है और कुछ अन्य अभिलेख भी गुजरात और महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। इन सब में रचयिता का नाम नेमादित्य सुनु त्रिविक्रम भट्ट ही लिखा है और इन सभी प्रशस्तियों में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर ये एक श्लोक जो है इसमें आया है, कृत गोवर्धन उदारम हेल उन्मिलित मेरुना उपेंद्रम इंद्र राजेन जित्वा ये न विस्थितम। तो यहाँ पर जो ये श्लोक है इसमें इंद्रराज तृतीय के द्वारा मेषनगर कन्नौज के राजा पर की गई विजय का वर्णन है। और इस श्लोक का जो अर्थ है कृष्ण और इंद्र के पक्ष में भी लगता है और दूसरा अर्थ मेरुनगर के राजा और इंद्रराज तृतीय के पक्ष में भी लगता है। तो श्लेष अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर एक शब्द होगा और उसके बहुत से अर्थ होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से अलग अलग वर्णन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस श्लोक में इंद्रराज तृतीय द्वारा मेषनगर कन्नौज के राजा पर की गई विजय का वर्णन है और इस श्लोक का अर्थ कृष्ण और इंद्र के पक्ष में भी लगता है और दूसरी ओर मेरुनगर के राजा और इंद्रराज तृतीय के पक्ष में भी लगता है। तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। तो इस प्रकार से त्रिविक्रम भट्ट है, इनके नाम से 2 रचनाएं प्रसिद्ध हुई हैं और इनके नाम से कुछ प्रशस्तियों का उल्लेख है। तथापि उनकी एक रचना नल चंपू की कहानी संस्कृत साहित्य में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। केवल यह काव्य ही उनकी काव्य प्रतिभा को प्रशस्त करने के लिए पर्याप्त है और यह काव्य कवि हृदय की सहज ही आकृष्ट करने में समर्थ है। तो एक ही जो काव्य है यहाँ पर ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंट है, प्रसिद्ध हुआ है, इनके बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से जो इनका ये जीवन परिचय और रचनाएं थी। और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए इसका जो प्रथम जो सर्ग है उसका जो सार होगा वो जो उस वीडियो में करेंगे, ताकि आपको जो सारी घटना जो हुई है उसके बारे में पता लग जाए और उसके बाद जो इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वगैरह जो बनेंगे उनको जो हम करेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।